हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, तब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरे केस में हम ये कहते थे कि अगर हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है तो उससे हम मार्जिनल निकाल के मार्जिनल को डिवाइड आउट कर दें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से, तो फिर आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फिर हमारे पास था प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम जो है जॉइंट जो है प्रोबेबिलिटी वो कैलकुलेट आउट करते थे। कैसे करते थे कि हमारे पास पहला वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, वो अगर y के ऊपर डिपेंडेंट था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, और अगर वो टोटली इंडिपेंडेंट है y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y बन जाता। और इसी रूल को एक्सटेंड करके चेन रूल बनाया कि जितने भी वेरिएबल्स की जॉइंट हम कैलकुलेट आउट कर रहे हैं तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेरिएबल गिवन फर्स्ट वेरिएबल इनटू मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वेरिएबल गिवन द प्रीवियस वेरिएबल्स। तो हमारे पास अगर n वेरिएबल्स हैं तो फर्स्ट टू n तक हमने यही काम परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास चेन रूल बन जाता था। और इसके बाद हमने कहा था कि अगर हमारे पास यही चीज़ कि ये इंडिपेंडेंट है तो ये हमने जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाई कर देना है। और कंडीशनल के केस में कि अगर हमारे पास x एंड y z पे डिपेंडेंट है और ये जो है कंडीशनली इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन z एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन z जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और ये दूसरा केस जो हमारे सामने मौजूद है प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन z एंड x, ये हमने राइट डाउन यहाँ पे नहीं किया था। और इस चीज़ को हमने दूसरी रिप्रेजेंटेशन में लिखा था कि x एंड y जो है वो इंडिपेंडेंट है गिवन z। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो हमारे पास एक्सटेंड हो रहे हैं, वो सारे डिपेंड कर रहे हैं ओवर टाइम, या फिर हम उसको एक्सटेंड करके कर सकते हैं स्पेस पे। हम जो ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर वो हमारे पास है रीजनिंग ओवर टाइम। अब रीजनिंग ओवर टाइम में हमारे पास किस किस्म की चीज़ें आ सकती हैं, तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। यहाँ पे हमें जो रीज़न करना है वो रीज़न ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है किसी एक टाइम के ऊपर जो है हमें डिस्क्राइब आउट करना है। अब इनकी एग्जांपल्स हमारे सामने स्पीच रिकॉग्निशन की होती है, रोबोट की लोकलाइजेशन होती है, यूजर अटेंशन है और मेडिकल मॉनिटरिंग है। सबसे आसान डिस्क्राइब करने में हमारे पास यहाँ सीक्वेंस क्या होता है, एक तरतीब में ऑर्डर में जो वर्ड्स हैं या कोई भी और चीज जो है जो ऑर्डर के अंदर हमारे पास आ रही है। स्पीच रिकॉग्निशन में हम एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जो है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे वर्ड के बाद तीसरा वर्ड, और फिर इसी तरह पूरे सीक्वेंस जो है वो हमारे सामने जनरेट होता है। टाइम के हिसाब से हम ये इसको नंबरिंग कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के बाद जो है नेक्स्ट टाइम इवेंट के अंदर ये वैल्यू अकर कर रही है। जब एक साउंड अकर कर रहे हैं विद इन द पैसेज ऑफ अ टाइम, तो हमारे पास वहाँ साउंड से हमने वो वर्ड जो है वो प्रेडिक्ट किया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हम स्पीच को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पे जो वर्ड मैच करेगा साउंड के साथ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो सकती है। इसी तरीके से हमारे साथ रोबोट लोकलाइजेशन, यूजर अटेंशन और मेडिकल मॉनिटरिंग में है, जहाँ जहाँ सीक्वेंसेस जो हैं वो हमारे पास जनरेट हो रही हैं। अब एक एग्जांपल हम ये देखें जो मार्कोव मॉडल के अंदर हमारे पास क्या है कि हम ये कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एन रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास x है एट अ गिवन टाइम जो है उसको हम कह रहे हैं स्टेट। जैसे यहाँ पे एक चेन देखें हमारे सामने आई, x1 x2 x3 एंड x4 चेन हमारे पास बन रही है।
कि पहले टाइम पे यहाँ पे वो वैल्यू ऑफ एक्स एक ही है, लेकिन उसकी जो सॉरी एक्स एक है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू जो है विद द पैसेज ऑफ अ टाइम जो है वो चेंज हो रही है। कि टाइम 1 के अंदर उसकी क्या वैल्यू थी, टाइम 2 के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, टाइम 3, टाइम 4, एंड इस तरह टाइम nth के ऊपर हमारे पास उसकी क्या वैल्यू जनरेट आउट हो रही है। अब इसके अंदर हमने क्या कहा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक तो स्टार्टिंग वैल्यू जो बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद थी, और अगर हम बाद में किसी भी स्टेट पे देखें तो वो सिर्फ डिपेंडेंट है अपने से पिछली स्टेट के ऊपर। कि हम अगर मालूम करना चाह रहे हैं फॉर स्टेट x2, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट x2 गिवन x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट x3, तो वो हमारे पास आ जाएगा गिवन x2। तो ये हमारे पास ये तमाम किसी भी टाइम t के ऊपर जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ उससे पिछले वाली स्टेट के ऊपर। दूसरी चीज हमें जो रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास थी जो सबसे पहली स्टेट थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, जो किसी और स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या एक चीज एडिशनल है या चीज हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, जो हमने मार्कओव डिसीजन प्रोसेस में भी देखा था कि हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते वक्त कुछ प्रोबेबिलिटीज मौजूद थी। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं, और हम उन प्रोबेबिलिटीज की वजह से जो स्टेट जो है वो चेंज कर रहे हैं। इस दफा स्टेट जो है वो हमारे पास वैल्यूज हैं उस वेरिएबल की, और हमारे पास जो अजम्पशन है वो यही है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज जो हमारे पास मौजूद हैं दैट विल रिमेन सेम ऑल द टाइम। कि जब हम इस मॉडल को एग्जीक्यूट आउट कर रहे होंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो सेम रहेंगी। अब ये सिमिलर बन जाती है हमारे पास मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के की तरह, वैसा ही बन रहा है, लेकिन ये सिंगल चेन में आ रहे हैं तो यहाँ पे चॉइस ऑफ एक्शंस नहीं है। बाकी काम उसी तरीके से है जैसे मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के अंदर है कि हमारे पास स्टेट्स भी मौजूद हैं, और हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे हैं, उसके लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मौजूद है। लेकिन वहां पे हमारे पास ज्यादा थे तो हमारे पास एक्शंस मौजूद थे, या हम एक्शंस नहीं चूज कर रहे, या हम दोनों के ऊपर चीज वैल्यूज जो हैं वो चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंडीशनल इंडिपेंडेंस का, जो हमने डी सेपरेशन एल्गोरिदम्स के अंदर भी बहुत थॉरली देखा था। तो ये चेन के अंदर भी हमारे पास उसी तरीके से वैल्यूज बनती हैं। आप लोगों को याद हो हमने 3 डिफरेंट किस्म की चेन्स पढ़ी थी। इस चेन को हम क्या कहते थे, याद है आपको? जी वलीद। असद। सर कैजुअल चेन। कैजुअल चेंज हमारे पास मौजूद थी, और ये चेन अगर हम कहते हैं कि पहले वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंसी है, ये कब होती थी हमारे पास? डी सेपरेशन हमें क्या बताता था? एक्टिव चेन कब होती है ये? जी, कौन बताएगा? सर जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं होती, चीजें ऑब्जर्व नहीं होती, तभी कॉज जो है वो चेन में ट्रेवल कर रहा होता है। बिल्कुल, जब आपके पास ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं है तो कॉज जो है वो स्टार्टिंग से एंड की तरफ जो है वो या दोनों साइड पे मूव कर सकता है, हम उससे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये डिपेंडेंसीज जो है वो खत्म कब होती है? जब हमने ऑब्जर्वेशन कोई एक हासिल कर ली है। याद है आप लोगों को, बाकी सारों को? जी, बाकी सारों लोगों को याद है कि नहीं याद?
सारे चुप हैं, मौजूद हैं यहाँ पे? मौजूद भी हैं यहाँ पे या नहीं? मलिक मूसा, रिमशा, ठीक हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं बेसिक कंडीशनल क्या थी इंडिपेंडेंस की, कि पास्ट एंड फ्यूचर जो है इंडिपेंडेंट है गिवन द प्रेजेंट, यानी कि जो हमारे पास करंट पे अगर हम मौजूद हैं उस पे ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, गिवन हो चुका है, तो क्या होगी पास्ट एंड फ्यूचर चेन के हिसाब से देख लें, जो पास्ट है और फ्यूचर जो है वो इंडिपेंडेंट है। यही चीज हमने वहां पे भी कवर की थी कि अगर ऑब्जर्वेशन आ चुकी हो तो डिपेंडेंसीज जो हैं, जो कॉल जो मूव कर रहा था वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया था। और दूसरी चीज हमने क्या कहा कि ईच टाइम स्टेप्स, कि हर दफा जब स्टेप मूव आउट कर रहा है ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस, कि सिर्फ और सिर्फ पिछली स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे कहा कि अगर टाइम टी है तो हम सिर्फ एक्स टी माइनस वन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, या इसके साथ एक्स टी माइनस टू टिल एक्स वन तक की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो करंट टाइम पे है वो अपने पिछले जो वैल्यूज मौजूद थी उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उससे पिछले जितने भी मौजूद हैं उस पर डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। सो ओनली डिपेंड्स, एक ओनली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस। और इस मॉडल को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ और सिर्फ हम करंट पिछले वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। इस तरह की चेन हमारे सामने आ रही है तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव प्रॉपर्टी। अब अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि चेन जो है वो एक तरह से हमारे पास ग्रोएबल बेजियन नेटवर्क की तरह है। बेजियन नेटवर्क आप लोगों को याद है या नहीं याद? क्लिक नेटवर्क होता है, उसमें फिर जो था वो एक जो पेरेंट होते थे, नेक्स्ट नोड जो होते थे, चाहे वो पेरेंट पे डिपेंड करते थे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के टेबल जनरेट होते थे। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो चेन हमारे पास आ रही है ये एक तरह की बेजियन नेटवर्क की तरह हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अब इसमें क्या है, वी कैन ऑलवेज यूज दैट जेनेरिक बेजियन नेटवर्क रीजनिंग जो हमने वहां पे यूज की थी। अगर हम ट्रंकेट कर दें इस चेन को एट फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ पे अगर हम इसे रोक लें तो हमारे पास ये उसी तरीके से बेजियन नेटवर्क की तरह मौजूद है। लेकिन ओरिजिनली भी हमने क्या यहाँ पे कहा है कि जो पहले हमने डिफाइन आउट किया हुआ था कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे सामने मौजूद है ये एग्जाम्पल। क्या है कि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स, अब इस पे हमारे पास दो ही ऑप्शन मौजूद हैं डोमेन में, रेन एंड सन। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे पास हमने कहा था कि हमें पहली वैल्यू जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे यहाँ पे स्टार्ट में लिया था पी ऑफ एक्स वन, तो हमने कहा ये 100% प्रोबेबिलिटी है जब हम स्टार्ट हो रहे हैं तो वैल्यू जो है वो सन है, देयर इज नो रेन। अब क्योंकि मार्कोव चेन की तरह वो, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी बेजियन नेटवर्क की हम बात कर रहे थे, तो बेजियन नेटवर्क में भी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल्स की थी, जो जरूरत है वो हमें हर वक्त रहती है। तो यहाँ पे भी हमने कहा कि हमारे पास एक टेबल जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास मौजूद है। सन टू सन, कि पिछली वैल्यूज पे सन है और नेक्स्ट वैल्यू पे सन है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.9 है। इसी तरह पहले रेन थी और करंट भी रेन आएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.7 मौजूद है। अब इसके ऊपर
ये हमें रिप्रेजेंट करने के दो मेथोडोलॉजीज हमारे सामने आ रहे हैं। एक मॉडल हमारे पास इस तरीके से मौजूद है कि हम प्रोबेबिलिटीज शो कर रहे हैं एरोस के थ्रू, और शो कर रहे हैं रेन टू रेन, या फिर हम रेन से सनी वेदर की तरफ जा रहे हैं और सनी वेदर से वापस रेन की तरफ मूव करेंगे या उस पे रह जाएंगे। एक मेथड हमारे पास ये रिप्रेजेंट करने का है, लेकिन ये हमारे पास क्या हमारे पास मौजूद है, जैसे हमने मार्कओव डिसीजन प्रोसेस के अंदर देखा था, ये डायग्राम उस तरीके से मौजूद है। दूसरी डायग्राम हमारे पास सामने जो मौजूद है, जो ब्लॉक डायग्राम के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, कि हर वैल्यूज के ऊपर हम यहाँ पे एक टाइम के ऊपर मौजूद है। वैल्यू सन और रेन की मौजूद है, और इससे भी दूसरी दफा जब हम आगे मूव कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटीज के थ्रू उसको राइट डाउन करके शो कर रहे हैं। हमने फिक्स कर दी कि स्टार्ट में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 फॉर द सन, और रेन की ऑब्वियसली सेकंड टॉप पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। अब जब हमने आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप कैलकुलेट करनी है आफ्टर वन स्टेप, यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट हमारे पास, या x1 हमारे पास मौजूद है, और हमने उसे कैलकुलेट आउट करनी है नेक्स्ट x2 गिवन x1। तो और ये हमारे पास पहला स्टेप की वैल्यूज हमारे पास जनरेट और होगी। तो हम ये कैसे कैलकुलेट आउट कर रहे हैं कि हमने से x2 इक्वल टू सन के लिए सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू सन एक दफा, इसकी एक वैल्यू के तहत, और इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 सन गिवन x1 इज इक्वल टू सन, जो x1 से सन लिया था उसको राइट डाउन किया। दूसरी दफा सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू सन, के हमने वापस यहीं पे रहे, सन पे रहे, लेकिन x1 की दूसरी गिवन वैल्यू, पहली दफा यहाँ पे और दूसरी दफा वैल्यू x1 की दूसरी वैल्यू यहाँ पे हमने चेंज आउट की, और इन दोनों को हमने सम आउट किया। यानी हम तमाम वैल्यूज ऑफ x1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, और उनको समेशन करके कैपिटल के अंदर कन्वर्ट भी कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे पास वैल्यू आएगी x2 इक्वल टू सन के केस में। इसी तरीके से हमें दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी x2 इक्वल टू रेन। अब पहली वैल्यू x2 इज इक्वल टू रेन में अगर हम सन में चेक करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 0.9 क्या थी हमारे पास, सॉरी 1.0 हमारे पास था इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कि x1 इक्वल टू सन। x1 क्या हम सन पे ही मौजूद हैं, ये वैल्यू, और सन से हम आगे भी मूव जो कर रहे हैं वो दोबारा सन पे ही मूव कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में देखें तो हमने कहा है ये 0.9 प्रोबेबिलिटी के साथ हम जाएंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। दूसरे केस में हमने कहा रेन से हम सन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्ट में रेन की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 है, क्योंकि फुल 100% जो है वो हमारे पास सन पे मौजूद है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.3 हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है 0.1। सेम इसी तरीके से हम अगले वैल्यूज कैलकुलेट आउट कर रहे हैं x2 इक्वल टू रेन के केस में। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारे पास रेन, और ये हमारे पास दोनों वैल्यूज कैलकुलेट आउट होंगी, और हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सन और रेन दोनों के अगेंस्ट कैलकुलेट आउट कर लेंगे, और ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दोनों का, वो आपके पास अगेन टोटल सम जो होगा उसका वो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास रिजल्ट 0.9 आ रहा है, कम हो गया है 1.0 से 0.9 का सन के लिए। तो दूसरी साइड पे रेन का कितना इंप्रूव हो गया होगा, वो 0 से 0.1 तक इंप्रूव हो गया। ये एक स्टेप के बाद हुआ है। ये काम क्या करना है, मल्टीपल स्टेप्स के अंदर करते चले जाना है, यानी कि टी स्टेप तक ये काम हमने परफॉर्म करना है। कि हम कहते हैं कि हमें 10 दिन के बाद करना प्रोबेबिलिटी बताई जाए,
तो ये प्रोसीजर पूरा 10 टाइम जो है वो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, स्टार्ट में समराइज करके हम कहें, स्टार्ट में हमें p ऑफ x1 नॉन थी, फिर हमने मालूम करना था xt, ये इक्वेशन हमें मालूम है कि हमारे पास जो इक्वेशन है कि xt -1 और xt हम कैलकुलेट आउट कर सकते हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम xt -1 का टोटल सम आउट ले लें तो ये मार्जिनलाइज हो जाता है कि इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ xt के अंदर ज्वाइंट से मार्जिनलाइज निकल सकता है, और इसी मार्जिनलाइज से हम क्या इस इक्वेशन को एक्सटेंड करें तो हमारे पास जनरेट आउट हो सकता है क्या, xt नेक्स्ट स्टेप पे xt गिवन xt -1 और मल्टीप्लाई जो उससे पिछली वाली वैल्यू मौजूद थी, एक स्टेप फॉरवर्ड पे हमने उसे मूव कर दिया। एग्जाम्पल देखें हमारे सामने, वही एग्जाम्पल जो हम पहले कर रहे थे कि फर्स्ट हमने 1.0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे दूसरा केस जो हमारे पास रेन का केस था वो 0 है। एक स्टेप क्रॉस किया तो हमारे पास सन की वैल्यू 0.9 आई और रेन पे 0.1 आई। यही काम दोबारा परफॉर्म किया तो हमारे पास क्या वैल्यू जनरेट आउट हो रही है कि सन मजीद डिक्रीज हो रहा है और रेन की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। सम इनका 1 ही हमारे पास रह रहा है। एंड इफ वी कीप डूइंग इट आउट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, से हम t टाइम तक हम करते चले जाते हैं या इनफाइनाइट टाइम तक हम करते चले जा रहे हैं, तब हमारे पास इस पे हम क्या चीज कह रहे हैं, इट विल बिकम स्टेबल। स्टेबल होने से क्या मुराद कि अब इसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास जनरेट आउट हो चुकी है वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो एक वैल्यू पे फिक्स हो चुकी है। यानी कि अगर हम इनफाइनाइट से भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं तब भी हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी। ये हमारे पास एक हमने रन देखा। अब दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट लिया है रेन के थ्रू। यहाँ हमने स्टार्ट किया सन के थ्रू, दूसरी दफा हम स्टार्ट ले रहे हैं रेन के थ्रू कि रेन की प्रोबेबिलिटी जो उस दिन की है वो हमारे पास 1 है और सन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 0 है। वही स्टेप हम प्रोसीजर करते रहे एंड व्हाट इट कम्स अप कि एट द एंड ये उसी प्रोबेबिलिटी पे आके स्टेबलाइज हो रहा है जिस प्रोबेबिलिटी पे हमने सन के लिए स्टार्ट किया था। तो हमें ये क्या हिंट आउट प्रोवाइड आउट कर रहा है कि हम किसी भी प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट आउट करते हैं, किसी भी सन की और उसके अगेंस्ट रेन की प्रोबेबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं, वी एंड अप एट द सेम स्टेबल प्रोबेबिलिटी। दोबारा से देखें क्या हुआ, जो लर्निंग हमने की, हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास पहली जो वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उधर से हम स्टार्ट आउट हो रहे थे तो हमें इन दो चीजों के मालूम होना चाहिए था, एक इंडिपेंडेंट का, दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए या डिपेंडेंट स्टेट्स के लिए। लेकिन जब हमने इन्हें रन आउट किया है, व्हाट हैपेंस कि हमने दूसरी स्टेट से भी स्टार्ट आउट किया, दूसरी वैल्यू से स्टार्ट आउट किया, डिफरेंट स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया है हमने। आफ्टर लॉन्ग नंबर ऑफ आइट्रेशन या मैनी नंबर ऑफ आइट्रेशन, क्या हुआ कि we have reached to the same stable probability। तो इस चीज को हमने जनरलाइज आउट कर लिया कि अब हम किसी दूसरी स्टेट से भी स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो हम जब रीच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर, तब आपके पास वो वही प्रोबेबिलिटी होगी जो हम किसी दूसरी स्टेट से भी जनरेट आउट कर सक रहे थे। अब ये आपको क्या चीज बताती है,
आपके जहन में क्या आता है? जी, ये आपके जहन में क्या आएगा? निम्रा, सर यानी मुझे कि इस तरह दोनों लगा एक कि दूसरे के ये साथ कनेक्टेड है। दोबारा बोलिएगा निम्रा। सर मुझे तो एक सीक्वेंस की समझ आई कि क्योंकि ये चीज़ें एक सीक्वेंस में, तो आप अगर आपके पास पूरा सीक्वेंस आ गया तो आप सीक्वेंस को कहीं से भी स्टार्ट करें, आपके पास रिजल्ट जो होगा वो हर टाइम, मतलब हर टाइम पे रिजल्ट सेम ही होगा। हर टाइम पे सेम नहीं होगा। नहीं, हर टाइम पे नहीं, मतलब जो टाइम इंटरवल्स पे चीज़ें मतलब आप एक दरमियान से भी शुरू करते हैं तो एक टाइम इंटरवल पे जाके आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो आप उसे पिछले सीक्वेंस पे अगर स्टार्ट करते हैं तो तब भी आपके पास वही होगा। तो इससे क्या चीज हमने अखज कर ली? फर्स्ट स्टेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सर नहीं है। बिल्कुल। हमने स्टार्ट में जब इक्वेशन बना रहे थे तो हमें लगा कि पहली स्टेट जो होगी, जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, स्टार्टिंग स्टेट थी, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आफ्टर नंबर ऑफ आइट्रेशंस हम जब स्टेबल पहुंचेंगे, स्टेबल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर पहुंचेंगे, तो दैट विल बी द सेम जो हम किसी और स्टेट से भी स्टार्ट हुए होते, तब भी हम इसी पोजीशन के ऊपर आ रहे होते। तो हम बैक पहुंच गए अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड कर रहे हैं वो प्रीवियस स्टेट है। अगर तो चेंज नहीं हो रही, पिछली वैल्यू से सेम हम उसी वैल्यू पे मौजूद हैं, इट मींस वी हैव रीच्ड अ स्टेबल प्रोबेबिलिटी पॉइंट। अगर चेंज हो रही है, इट मींस इट इज स्टिल मूविंग ऑन। क्लियर है सबको ये बात? किसी को ना समझ आई हो? तो हमने क्या कहा कि हमारे लिए स्टार्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैसी स्टेट से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट हैज टू कम टू द सेम प्रोबेबिलिटी। एक टाइम के बाद उसने सेम हो जाना है। तो क्या हुआ, इन्फ्लुएंस जो था इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद थी, तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है ओवर टाइम। विद पैसेज ऑफ टाइम जितनी दफा हम मूव कर रहे हैं, इनिशियल कम होता जा रहा है एंड एट द एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है एंड्स अप इन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल साइड पे हो गई विद पैसेज ऑफ अ टाइम। अब यहां पे हम इसको लिए टर्म आउट यूज कर रहे हैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। कि the distribution we end up with is called as a stationary distribution, और उसके लिए सिंबल हम ये यूज कर रहे हैं p ऑफ, यहाँ पे इनफाइनाइट के सिंबल के साथ। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि बेशक हम उसे अगले स्टेप पे लेके जाएं, स्टिल वी एंड अप विद द सेम वन, कि दोनों जो हैं एक दफा स्टेबल हो गए हैं, तो हमारे पास इवन नेक्स्ट टाइम पे दोबारा आइट्रेशन भी देंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। हालांकि हमने एक दफा फिर यही परफॉर्मेंस दी कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन एक्स हमने कैलकुलेट किया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो पिछली वैल्यूज मौजूद थी हमने उनके साथ मल्टीप्लाई किया, पूरा समेशन ऑन एक्स हमने कैलकुलेट आउट किया, पूरा फार्मूला हमने अप्लाई आउट किया। बट जो हम नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रही है, दैट इज द सेम जो हमें उससे पिछले स्टेट के ऊपर, उससे पिछले आइट्रेशन के ऊपर मौजूद थी। सेम वैल्यू वही आ रही है। अब
अब देखें हमारे पास यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो हमारे पास मौजूद है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। और हम ये देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हम कैसे परफॉर्म आउट कर रहे हैं कि एक जब आपके पास इनफाइनाइट टाइम पे वैल्यूज आ चुकी हैं तो एक्चुअली क्या काम परफॉर्म हो रहा है कि अगर हम सन की बात कर रहे थे तो सन गिवन सन और सन गिवन रेन, इन दोनों का सम, तो हमारे पास सम सन वाले की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैलकुलेट हुई। दूसरी साइड पे रेन की प्रोबेबिलिटी हमने इसी तरीके से की कि रेन गिवन सन एंड रेन गिवन रेन, इन दोनों को पे अगर हम सिर्फ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दें इन पे तो हमारे पास ये एक क्या बन गई, हमारे पास इक्वेशन, दो इक्वेशंस जो हैं वो हमारे सामने जनरेट होगी जिसमें दो अननोन वैल्यूज हैं। ये हमारे पास एक अननोन वैल्यू और दूसरी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है वो दूसरी क्या वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी की दूसरी वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो अननोन वेरिएबल्स है। अगर हम इसे दूसरी इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम जैसे मैथमेटिक्स में लिखते थे तो वो हमारे सामने क्या था, अगर हम इसको सन गए एक्स गए सॉरी, तो हमारे पास 0.9x प्लस 0.3y और y इज इक्वल टू 0.1x प्लस 0.7 y के तौर पे इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आ गई और दो इक्वेशंस के अंदर दो ही अननोन वेरिएबल्स हैं तो इट मींस दे कैन बी सॉल्व्ड। कितने लोगों को ये मेथड के तहत x और y की वैल्यूज निकालना नहीं आती? मलीद? सर आती हैं लेकिन आप किसी एक वैल्यू को पिक कर लेते होते हैं और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों साइड पे एक वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दोनों साइड पे सेम रहे ताकि आप सब्ट्रैक्ट करके उसे इक्वेशन में से निकाल सकें। याद है आप लोगों को? बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज में आपने कवर अप किया होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कैलकुलेट आउट करना है तो इस इक्वेशन को मैं 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 0.9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x, इस दोनों इक्वेशन में x की सेम वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकूंगा एक इक्वेशन को दूसरी से और x जो है वो मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास दूसरी तरफ y की वैल्यूज हम निकाल सकेंगे। याद आया आप लोगों को? यस सर। तो इसी तहत हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या इक्वेशन जनरेट आउट होती हैं कि सन के केस में 3 इंटू रेन और रेन के केस में इक्वल टू 1/3 सन की वैल्यूज हमारे सामने आ रही हैं। और जो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमारे पास कंडीशन मौजूद है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो क्या है कि सन और रेन दोनों प्रोबेबिलिटी जो है इनका सम जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है वो हमारे पास 1/4 के। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत मूव करते हैं तो आफ्टर नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं हम इस फिक्स आइट्रेशन फिक्स वैल्यूज के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो हम बहुत दफ़ा करते हैं, जो आप लोगों ने शायद की भी हो पहले से, दैट इज कॉल्ड एज अ पेज रैंक। पढ़ा है एल्गोरिथम ये पहले आप लोगों ने या नहीं पढ़ा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उसने कैलकुलेट आउट करना था कि कौन से पेजेस को सर्चेस होने के बाद आप ऊपर रखे सर्च रिजल्ट्स में और किसको जो है वो नीचे रखे। तो जो उसका सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इम्पोर्टेंट फॉर्म जो एल्गोरिदम उसने जनरेट आउट किया था जिसकी वजह से गूगल इवन बना था, दैट वाज कॉल्ड एज अ पेज रैंक। तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि हर पेज जो है वो एक स्टेट होती है। जैसे यहाँ पे एक पेज है तो एक स्टेट हमारे पास मौजूद है। इनिशियली हमने क्या कहा हुआ था कि जो तमाम पेजेस पे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है, यूनिफॉर्म है।
ठीक है, वो इक्वली डिवाइड भी हो जाती है तमाम पेजेस के अंदर जो है। अगर 10 पेजेस हैं तो आरे के जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारे पास हर पेजेस के बाद वो पेज दूसरे किसी पेज के साथ हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्टेड मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, उस विद सम प्रोबेबिलिटीज सी जो है वो हम जंप करते हैं किसी और पेज ए की तरफ, टू ए रैंडम पेज। हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर जाते हैं। और इसी तरीके से दूसरी हमारे सामने एक और भी चीज शामिल हो जाती है कि एक है कि आप हाइपरलिंक के थ्रू जाएं, दूसरा है आप रैंडमली जंप करें। ठीक है, एक आपके पास है कि आप हाइपरलिंक के थ्रू मूव करें, और दूसरा है आपके पास कि आप रैंडमली जंप आउट करें। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज हैं। और इस पे जब यही मार्कोव प्रोसेस जो है अप्लाई आउट किया जाता है, तो हमारे पास आफ्टर नंबर ऑफ इटरेशंस जो हैं, हर पेज की जो अपनी प्रेस्टीज है, या हम उसे कहें कि वैल्यू जो है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, वो हमारे पास स्टेबल हो जाएगी। और फिर उस टेबल की बेसिस के ऊपर उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाता है कि जिसकी वैल्यू, जिस पेज की वैल्यू ज्यादा आ रही है उस पेज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और उसको लिंक सर्च रिजल्ट्स के अंदर पहले दिखाया जाए एज कंपेयर टू जिनकी वैल्यूज हमारे पास कम आ रही है। तो क्या हुआ हमारे पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या हो रहा है कि ज्यादा टाइम किस पे खर्च हो रहा है, जो हाईली रीचेबल पेजेस हैं, जो एक दूसरे से ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और वो पेज जहां पे लिंकेज कम है, जिनकी इंपॉर्टेंस कम है, वो रिसर्च रिजल्ट के अंदर वो बॉटम पे मौजूद होंगे। वो लो वैल्यू की वजह से वो बॉटम पे पहुंचते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें प्रोबेबिलिटीज जो होंगी उसकी, वो उस वेब पेज की जो है इंपॉर्टेंस को शो कर रही हैं। अब इसमें क्या है, गूगल के हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि गूगल रिटर्न द सेट ऑफ पेजेस कंटेनिंग ऑल योर कीवर्ड्स इन अ डेजी। रैंक क्या आपके पास आ गया, जो उसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं। और क्या कर रहा है, नाउ ऑल द सर्च इंजन यूज लिंक एनालिसिस विद मैनी अदर फैक्टर्स। अब ये हमारे पास इनिशियल मेथडोलॉजी थी, जिसमें हमने सिर्फ लिंक और जंप्स को चेक किया था। कि आप हो सकता है एक वेब पेज पे बैठे हुए थे, आपने इंस्टेड कि आप हाइपरलिंक को फॉलो करते, आप रैंडमली आपने दूसरा पेज जो है बार में लिख के सर्च आउट कर लिया। एक उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, दूसरी प्रोबेबिलिटी कि इस पेज से आपने कैसे दूसरे पेज पे हाइपरलिंक के थ्रू जा रहे हैं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर हमने उसकी प्रेस्टीज और या फिर स्टेशनरी जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने कैलकुलेट आउट की, और फिर उन्हें सॉर्ट आउट कर दिया। अब जो रीसेंट हमारे पास मौजूद हैं सर्च इंजन्स, वो मजीद फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग को मॉडिफाई करने के लिए। इसी तरह हमने पहले गिव सैम्पलिंग देखी थी। गिव सैम्पलिंग के अंदर भी हमने क्या किया था कि हम कुछ सैंपल्स को बार बार जनरेट आउट करते थे वाइल कीपिंग अदर्स स्टेबल। और फिर हमने देखा था उधर भी हमारे पास आफ्टर नंबर ऑफ आइटरेशन जो है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टेबल हो जाती थी। और वो स्टेबल क्यों हो पा रही थी, वो इसी मेथड की वजह से कि एट द एंड आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कहीं से भी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके रीच हो रही है। ठीक है, ये हमने जब सैम्पलिंग वाला मेथड पढ़े थे तब हमने इस गिफ्ट सैम्पलिंग को देखा था। और वहां पे भी यही चीज हमारे सामने आई थी कि जब हमने लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स वो सैम्पलिंग हमने जनरेट आउट की थी, तो वो भी स्टेबल रिजल्ट हमें देना शुरू हो गए थे।
अब यहां तक जो हमने बात की है उसमें हमारे पास सिर्फ जो मौजूद हैं वो है करंट स्टेट की वैल्यूज जो हम मूव कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारे सामने जो मौजूद है वो है हिडन मार्कोव मॉडल्स का।